नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले एक बार नहीं 50 बार मेरा घर छीन लो और उसके बाद भी मैं सच बोलता रहूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया। जी हां, दरअसल आपको बताते चले अब जो है बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। सत्यपाल मलिक की न सिर्फ जो है उनकी सिक्योरिटी छीन ली बल्कि उनके घर पे भी बिठा दिया। तो सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के कई राज खोल दिए हैं। बताएंगे कि आखिरकार कौन है जो है यहाँ पर जिनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरिफ का नया वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने योगी को दी नसीहत। बोले पहले था पक्षी आजाद, योगी ने कर दिया नफरत के चलते उसको कैद। बताएंगे दोस्तों इंसान कम पड़ गए थे जो योगी अब जानवरों पर भी अपनी नफरत बरसा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आप बनी नेशनल पार्टी 2024 में। बोले केजरीवाल फिलहाल बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना ही हमारा एकमात्र जो है यहाँ पर प्लान है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने की कोर्ट जाने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी की पार्टी से नेशनल पार्टी का टैग छीन लिया तो अब दी जाएंगी कोर्ट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सचिन पायलट की बगावत पर गुस्सा हुई। जी हां, आला कमान बता दें आपको सचिन पायलट को दिल्ली तलब कर लिया गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हुई फेल। आपको बता दें अखिलेश यादव का मास्टर प्लान, उपचुनाव में बीजेपी को देंगे मात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले अगर दम है तो राम माधव पर जो है सीबीआई और ईडी की जांच कराओ। सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हो गई है हमलावर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे निर्मला सीतारामन का विवादित बयान। बोले भारत में दूसरा ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम लोगों की सबसे ज्यादा आबादी बढ़ती ही चली जा रही है। बताएंगे क्या ये सच है, क्या सच में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है? इसकी भी रिपोर्ट है दोस्तों, वो भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल आपको बता दें सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी का वायनाड में दौरा था। वायनाड की रैली होने के बाद राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे एक बार नहीं 50 बार मेरा घर छीन लो और उसके बाद भी मैं सच बोलता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि जानबूझकर मुझे सच बोलने की सजा मिली है। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया इसीलिए उनकी सांसदी छीन ली गई। राहुल ने कहा कि अगर सच्चाई बोलने की यह कीमत चुकाना है तो इसको मैं 10 बार चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेले बैठा हुआ था, मैंने अपना सामान पैक कर लिया था, मुझे अपना बंगला खाली करना है। तब मैं काफी अपसेट था, तब मेरी बहन आई और उसने मुझे सपोर्ट किया और उसने कहा कि चलो उठ के। आपको बता दें राहुल ने अपना सारा सामान पैक कर लिया, जिसके बाद राहुल गांधी काफी इमोशनल हो गए थे। इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अडानी को कुछ नहीं होने देना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सच बोलने की सजा घर छीनना या फिर विधायकी छीनना है तो एक बार नहीं 50 बार वो लोग मेरा घर छीन ले। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मेरा घर छीन लेंगे, मुझे जो है यहाँ पर जेल में डलवा देंगे। इस तरीके की तमाम बातें राहुल गांधी ने करी। आपको बता दें सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी कल वायनाड में गरजे। राहुल गांधी की इस रैली के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सब जानते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से बड़े पैमाने वोटों के पैमाने से जीते थे। राहुल गांधी का जो वायनाड है दोस्तों वो बेसिकली उनका घर ही माना जाता है। वायनाड से राहुल गांधी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, उनके फादर का भी। आपको बताते चले वायनाड में राहुल ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी, यहाँ तक कि अडानी वाले मुद्दे पर बीजेपी को एक्सपोज कर डाला। और सच्चाई ये है दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी के पास चेहरे तक नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे सत्यपाल मलिक के बयान पर पवन खेड़ा ने अब बीजेपी को घेर लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी एक दिन पहले ही
सत्यपाल मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ। सत्यपाल मलिक दोस्तों मेघालय के राज्यपाल थे। आपको बताते चले मेघालय के राज्यपाल, पूर्व कह सकते हैं, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की पोल खोल दी। सत्यपाल मलिक ने बताया कि कैसे राम माधव ने बड़ा घोटाला किया है। आरएसएस और राम माधव के ऊपर अब पवन खेड़ा ने निशाना साध लिया। पवन खेड़ा ने राम माधव और आरएसएस पर कार्रवाई करने की मांग की है। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर दम है तो राम माधव के ऊपर कार्रवाई करके बताए बीजेपी, ईडी और सीबीआई उनके घर पर भेजे। आपको बता दें सत्यपाल मलिक के खुलासे की जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के कई नेताओं की पोल खोल दी तो अब बीजेपी को बेकार लग रहा है। सत्यपाल मलिक की तारीफ करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अगर उन्होंने, सत्यपाल मलिक ने झूठ बोला है तो बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई कराए, उनके ऊपर यहाँ पर मानहानि का दावा कर दे। आपको बताते चले दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कहा था कि राम माधव ने बहुत बड़ा घोटाला किया। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने और बीजेपी नेताओं के नाम बताए थे। आपको बता दें दरअसल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जब से बीजेपी के लिए बुरे बन गए, जब से उन्होंने किसानों का साथ दिया है। सत्यपाल मलिक ने किसानों का समर्थन किया था और कहा था कि मोदी घमंडी है, उनमें घमंड आ गया है। जब से दोस्तों प्रधानमंत्री तब पे बैठे थे, उन्होंने न सिर्फ सत्यपाल मलिक की सुरक्षा छीन ली बल्कि उनको घर पे भी बिठा दिया। इसी को लेकर सत्यपाल मलिक ने एक बार कहा भी था कि अगर मैं बीजेपी के साइड बोलता और किसानों के विरुद्ध तो शायद अब तक बीजेपी मुझे राष्ट्रपति बना चुकी होती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर। जी हां, आपको बता दें इस बार कर्नाटक में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार। दरअसल दोस्तों पिछली बार भले ही कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने गिरा दी हो, लेकिन इस बार भी कर्नाटक राहुल गांधी को ही चुन रहा है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं पहली लिस्ट में सबका नाम आ गया है। उधर कांग्रेस अब तक अपनी 2 लिस्टें जारी कर चुकी है। आपको बता दें बीजेपी ने जैसे ये लिस्ट जारी की, कांग्रेस भी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। लेकिन दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है नंदिनी दूध एंड अमूल दूध। आपको बता दें अमूल दूध गुजरात का माना जाता है और गुजरात के व्यापारियों को वो कर्नाटक में नहीं आने देना चाहते कर्नाटक के लोग। कांग्रेस को पता था कि सबसे कौन सा मुद्दे पर बीजेपी घिरेगी और दोस्तों कांग्रेस का निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। आपको बता दें अब नंदिनी वर्सेस अमूल दूध हो गया है। अमूल ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो अपने सारे अमूल के प्रोडक्ट यानी कि दूध, दही, छाछ सब कुछ कर्नाटक में बेचेगा। लेकिन आपको बता दें कर्नाटक का जो ब्रांड है, वहां का जाना माना ब्रांड नंदिनी दूध, उसको लेकर सियासत तेज हो गई। वहां के लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पर अमूल दूध आएगा तो कर्नाटक के जो किसान है वो बर्बाद हो जाएंगे। कर्नाटक के किसानों का जो दूध दोस्तों सबसे ज्यादा बिकता है कर्नाटक में, उस दूध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और वहां के किसानों को बर्बाद करना चाहती है मोदी सरकार। यही नहीं दोस्तों, अमूल के प्रोडक्ट को लेकर तमाम वहां के जितने भी वो है दोस्तों लोग, उन्होंने ऐलान किया कि वो लोग नंदिनी दूध का ही इस्तेमाल करेंगे और अमूल दूध को बायकॉट करेंगे। सारे हॉस्टल के लोगों ने भी ये ऐलान किया, जिसके बाद मोदी सरकार की ओर मुश्किलें बढ़ गई। एक तो ये मुद्दा ऐसे टाइम पे उठा है दोस्तों जब चुनाव का वक्त है। अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी के पास अब कोई भी तरीका नहीं है कर्नाटक में दोस्तों जीतने का। सिंपल सी बात यह है कि कर्नाटक में बीजेपी कितनी कोशिश कर ले वो चुनाव हारने वाली है, क्योंकि पहले ही अगर ये मैटर नहीं होता उसके बाद भी बीजेपी नहीं जीत पाती। अब तो खैर बात ही कुछ और है क्योंकि ये मुद्दा बहुत फैल गया है, तो अब तो जीतना नामुमकिन ही समझिए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें नंदिनी दूध बहुत पुराना प्रोडक्ट है वहां का, और ऐसे में ये बात झूठी भी नहीं है दोस्तों कि अगर अमूल दूध जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी बिक्री नंदिनी की कम होगी। ऐसे में अगर नंदिनी दूध की बिक्री कम होगी तो वहां का किसान से दूध भी नहीं खरीदा जाएगा और किसान धीरे धीरे कर बर्बाद हो जाएगा। तो इस मैटर पर बीजेपी पूरी घिर गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों योगी आदित्यनाथ की हर कोई कर रहा आलोचना, आरिफ और पक्षी को दूर कर फंस गई योगी सरकार। दरअसल दोस्तों इंसानों से योगी की नफरत कम पड़ गई थी, जो अब बेचारे जानवरों पर भी नफरत निकालने लगे योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चले दोस्तों आरिफ और सारस का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में आरिफ वो सारस से मिलने पहुंचे। जैसे ही दोस्तों सारस ने आरिफ को देखा, सारस खुशी से उछल पड़ा। आपको बताते चले यही नहीं दोस्तों, सारस को जैसे ही आरिफ ने ऑर्डर दिया कि उड़ो,
तो दोस्तों आप समझिए वो पिंजरे में ही सारस उड़ने लगा। आपको बताते चले दोस्तों, सारस आरिफ को देखकर बहुत खुश हो गया। भाई हो भी क्यों ना, आरिफ ही वो इंसान है जिसने सारस की जान बचाकर उसकी टांग का इलाज किया था। दोस्तों कहते हैं कि लोग कम से कम जानवरों पे तो अपनी दुश्मनी ना ही निकाले तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों योगी जैसा सीएम आप समझिए अगर कहीं पर है तो वो इंसान और जानवर क्या किसी को नहीं छोड़ता है। और यही कारण दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, चाहे मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई हो। आप समझिए इतनी ज्यादा ज्यादती मैंने आज तक किसी सीएम को करते हुए नहीं देखा। किसी एक परिवार को टारगेट कर लेना और उसे पूरा बर्बाद कर देना। योगी को लगता है दोस्तों बहुत ताकतवर है, एक बार ये ताकत छिन गई सीएम की, फिर देखेंगे क्या कर लेते हैं ये वही योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, जो आप समझिए मुलायम सिंह यादव ने 2 दिन के लिए जेल भेज दिया था तो रोने लगा था। आप समझिए, और आज सीएम पद पर बैठे हुए हैं तो समझिए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर कोई किसी के मामले में बोलता है, कोई परिवार का व्यक्ति है दोस्तों, तो उसको भी आरोपी बना लिया जाता है। अभी हाल ही में हमने सुना कि अतीक की जो बहन है और उनकी दोनों भांजियां हैं, उन तक को जो वांटेड घोषित कर दिया गया। मतलब ये दोस्तों कि अगर कोई अपने परिवार वाले का साथ दे रहा है तो उसके ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाकर ये कह दो कि ये भी उस साजिश में शामिल थे। अतीक अहमद के पूरे परिवार को जो टारगेट कर रखा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आरिफ की। आप समझिए लोगों ने आलोचना की है और कहा है कि पहले ही जो है सारस आजाद था, अब उसको कैद कर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, वन विभाग में उस सारस को बाकायदा एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जिसमें ना वो जाहिर सी बात है उड़ पाता है, ना वो अपने मन की कर पाता है। जब वो आरिफ के साथ था तो खुला घूमता था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, प्रियंका गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। प्रियंका ने लिया पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरा भाई सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, इस लड़ाई में उसको किसी भी चीज का डर नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने भाई को प्राउड फील करती हूँ कि उसने सच बोला और वो आपसे डरता नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी पर गरजते प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले मेरे भाई की सांसदी छीन ली गई और उसके बाद उससे बंगला छीन लिया गया। मेरे भाई के ना बच्चे हैं ना बीवी है। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल उसको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर अडानी बर्बाद हो। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स है जिसने वो 20,000 करोड़ रुपए बेईमानी लगा रखे। भले ही सरकार इस बात का जवाब ना दे दोस्तों राहुल का, लेकिन सच्चाई यही है कि वो पैसा दोस्तों सरकारी पैसा है। आप समझिए बेनामी पैसा है और उस पैसे को सरकार उजागर नहीं कर रही है। अडानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में जो 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए वो कहां से आए? आप समझिए उसका कोई भी वो नहीं है कि ये पैसा किसने लगाया। और राहुल गांधी के इस सवाल से बीजेपी डरी हुई भी है। आप समझिए राहुल गांधी के कल जो तेवर थे वो देखने लायक थे। राहुल के साथ इतना सब करने के बाद भी राहुल के तेवर खत्म नहीं हुए। राहुल उसी अपनी स्पीड में है, उसी तेवर में है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जब किसी का अंत करीब आने वाला होता है तो वो इसी तरीके की हरकतें करता है। उसे लगता है मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं लोगों को डराऊंगा, धमकाऊंगा, उनको पुलिस की कार्रवाई करूंगा, उनकी सदस्यता छीन लूंगा तो लोग डर जाएंगे। लेकिन शायद प्रधानमंत्री ये भूल गए दोस्तों कि जब इंसान का अंत करीब आने लगता है, चाहे वो राजनीतिक अंत हो या आप समझिए, वो हमेशा अपने आप को जो है जब ये समझने लगता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, तब ऊपर वाले की लाठी चलती है। और ऐसा ही कुछ दोस्तों इस वक्त अब बीजेपी के साथ होता हुआ नजर आएगा। जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी जो बोल रही हैं कि अडानी को हर कीमत पर प्रधानमंत्री बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात में दोस्तों दोहराए नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो सच है अडानी का और प्रधानमंत्री का वो बहुत ही पुराना है। क्योंकि प्रधानमंत्री का रिश्ता आज से नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के तब से प्रधानमंत्री का रिश्ता अडानी से। और ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी को सब पता है अडानी ने क्या घोपला किया है, एसबीआई एलआईसी का पैसा कैसे डूबा है, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, यह अपने आप में ही एक बड़ी बात है और सबसे बड़ा घोटाला भी है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए जो सत्ताधारी सरकार है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि अडानी बर्बाद हो जाए या फिर अडानी का जो है दोस्तों किसी तरीके से नाम खराब हो। इसलिए बीजेपी अडानी को बचाने की दोस्तों पूरी कोशिश में है और ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट के ऊपर गर्जी कांग्रेस की। जी हाँ, आपको बता दें आला कमान सोनिया गांधी बुला लिया गया है, सचिन पायलट को दिल्ली तलब कर लिया गया। आपको बता दें दोस्तों कल सचिन पायलट एक दिन के अनशन पर बैठे थे। सचिन पायलट के अनशन पर बैठने के बाद जो सियासत तेज हो गई थी, ऐसे में अब सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें सचिन पायलट को सोनिया गांधी ने दिल्ली तलब कर लिया। सचिन पायलट जो है दोस्तों उनके ऊपर कई सवाल भी खड़े हो गए कि अगर सचिन पायलट को ऐसा कुछ करना था या फिर कार्रवाई की मांग करना थी तो उन्हें पार्टी से बात करना चाहिए थी, लेकिन डायरेक्ट वो धरने पर जाकर बैठ गए। आपको बता दें कल एक दिन के मौन व्रत पर बैठे हुए थे सचिन पायलट, जिसके बाद सियासत ये तेज हो गई कि अब सचिन पायलट किस जगह जाएंगे। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि सचिन पायलट के पास एक बहाना है। सचिन पायलट कहेंगे कि मैं तो इसलिए बैठा था धरने पे क्योंकि बीजेपी की जो वसुंधरा राजे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा था, मैं अपनी पार्टी का तो कुछ नहीं कह रहा था। और सचिन पायलट का दोस्तों नेक्स्ट मूव यही है, वो जब आला कमान से मिलेंगे तो वो यही बहाना मारेंगे कि भाई मेरा तो ऐसा था, मैं इसलिए धरने पर बैठ गया कि मैं वसुंधरा राजे पर कार्रवाई चाहता हूं जो उनके कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए। आपको बताते चले दोस्तों राजस्थान में अशोक गहलोत बहुत मजबूत है और राजस्थान में दूर दूर तक बीजेपी सत्ता में आती हुई नहीं दिखाई दे रही, ये इस बात की सच्चाई है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में आपको बताते चले फिर से एक बार दोबारा कांग्रेस ही आ रही है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस चीज को लेकर बीजेपी परेशान है। बीजेपी छत्तीसगढ़ राजस्थान को भी छीन लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पर हो रहा उल्टा है दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक भी कांग्रेस के कब्जे में ही जा रहा है और अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो वो भी अगाड़ी को ही मिलेगा, मतलब मिलीजुली सरकार वहां पर भी बनेगी कांग्रेस की। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट ने जो खेल किया है, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। आप समझिए, लोग सोचते हैं यार ये बंदा अपनी पार्टी के खिलाफ बैठ रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब पार्टी में कुछ तो हुआ। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सचिन पायलट को या तो बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए या फिर उनको ऐसी बयानबाजी करने से रोकना चाहिए, क्योंकि यही काम जो है दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे थे और वहां पे पंजाब में आम आदमी की सरकार आ गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बीजेपी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विवादित बयान। बोले इस देश में जो लोग ये फैला रहे हैं कि भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है वो बात गलत है। इस भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम लोगों की सबसे बड़ी आबादी है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप समझिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का कार्ड खेल ही दिया। निर्मला सीतारमण ने भी वही बोल दिया जो बीजेपी के चंगू मंगू नेता बोलते रहते हैं आए दिन, कि मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ रही है। जबकि दोस्तों क्या ये सच है, क्या ये सच्चाई है? तो अगर एक आंकड़ा निकाला जाए दोस्तों तो लगभग 2020 के बाद लगभग मुसलमानों की जो संख्या है भारत में कम हुई है। अगर अभी एक लिस्ट निकाली जाए जो जारी की गई थी दोस्तों मुस्लिमों के ऊपर, उस लिस्ट में साफ साफ ये मेंशन किया गया कि 2020 के बाद से मुस्लिमों की जो संख्या है भारत में वो कम हुई है बढ़ने के बजाय। आप समझिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता झूठ फैलाने में लगे रहते हैं और इनका काम ही है लोगों को पहले झूठी इंफॉर्मेशन दो जिसके ना एविडेंस हो आपके पास, ना सबूत हो। आप देख लीजिए आजकल अखबार क्या करते हैं, तमाम अखबार जो है गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, तमाम ये लोग वही छापते हैं जो मोदी सरकार के फेवर में होता है। अखबार के नाम पर दलाली करते हैं और सीधे शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो मोदी सरकार के नाम का सिंदूर मांग में भर लिया है और हाथों में चूड़ियां पहन ली है सारे अखबार वालों ने, और वही लिखते हैं जो मोदी सरकार के पक्ष में होता है। आप एक भी अखबार की हेडलाइन उठा के देख लीजिए, आपको मोदी की बुराई कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी की बुराई एक बार दैनिक भास्कर करने लगा था तो उसका भी आपको पता ही था कैसे दैनिक भास्कर के ऑफिस में छापे पड़ गए। दैनिक भास्कर ने जैसे ही मोदी सरकार की आलोचना शुरू की वैसे ही दैनिक भास्कर के ऑफिसों में छापे पड़ने लगे। दैनिक भास्कर वापस डर गया और वापस से बीजेपी की जो है चरण वंदना शुरू कर दी। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी